एवरीवन, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल द आइल्स इनसाइडर। एंड इस वीडियो में हम आइल्स बुक 17 से एक रीडिंग पैसेज सोल्व करेंगे। द पैसेज नेम इज़ बिल्डिंग द स्काईलाइन, द बर्थ एंड ग्रोथ ऑफ मैनहट्टन स्काई स्क्रैपर्स। स्काई स्क्रैपर्स होते हैं टॉल बिल्डिंग्स। सो इन्होंने बात की है कि कैसे बर्थ हुआ, मतलब जन्म हुआ, एंड डेवलपमेंट हुई मैनहट्टन जगह का नाम है वहाँ पे टॉल बिल्डिंग्स की। सो बिल्डिंग द स्काईलाइन, स्काईलाइन होता है कि एक आउटलाइन एक प्लेस की, ठीक है। कैथरीन एल शेस्टर रिव्यूज अ बुक बाय जेसन बार अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ न्यूयॉर्क सिटी। जेसन ने एक बुक लिखी है न्यूयॉर्क सिटी की डेवलपमेंट के ऊपर। सो उस बुक को रिव्यू किया कैथरीन ने, जिससे ये एक पैसेज लिया गया है। इन बिल्डिंग द स्काईलाइन, इस किताब में जेसन टेक्स द रीडर थ्रू अ डिटेल्ड हिस्ट्री ऑफ न्यूयॉर्क सिटी। जेसन हमें डिटेल हिस्ट्री बताता है न्यूयॉर्क सिटी की। सो 27 to 31 क्वेश्चंस वी हैव MCQ। इन MCQ व्हाट वी हैव टू डू इज, हम सिर्फ क्वेश्चन को रीड करेंगे एंड उसमें से कीवर्ड्स पिक करेंगे। जैसे फर्स्ट है, व्हाट पॉइंट डज शेस्टर मेक अबाउट बार्स बुक इन द फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ से मुझे ये पता चल गया कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है मुझे फर्स्ट पैराग्राफ में से मिलेगा। और क्या चीज़ मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में ढूंढनी है कि शेस्टर ने क्या पॉइंट बताया बार की बुक में से। तो इन द फर्स्ट पैराग्राफ कैथरीन ने ये बताया कि इन बिल्डिंग द स्काईलाइन, ये बुक का नेम है। जेसन ने कहते हैं रीडर्स को डिटेल हिस्ट्री बताई है न्यूयॉर्क सिटी की। उसके बाद द बुक कंबाइंस जियोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड अ लॉट ऑफ डाटा टू एक्सप्लेन व्हाई बिजनेस क्लस्टर्स। सारा कहने उसने कंबाइन किया, जियोलॉजी भी देखी है, हिस्ट्री भी देखी है, इकोनॉमिक्स भी देखी है, एंड कितना सारा डाटा जो कि क्या एक्सप्लेन करता है कि कैसे बिजनेस क्लस्टर जो है, मतलब इतने सारे जो बिजनेस है वो डेवलप्ड हुए, वेयर दे डिड एंड कहाँ डेवलप हुए, एंड हाउ अर्ली डिसीजंस ऑफ वर्कर्स एंड फर्म्स शेप्ड द स्काईलाइन वी सी टुडे। कहते हैं कैसे जो स्टार्टिंग वाले डिसीजन थे काम करने वाले लोगों के एंड कंपनियों के, उन्होंने उस चीज़ ने कैसे शेप किया स्काईलाइन वी सी टुडे, जो आज हम स्काईलाइन देखते हैं उसको कैसे शेप किया। So options are, it gives a highly original explanation of urban development। Original explanation बताइए, ऐसा कुछ नहीं कहा। Elements of Bard's research papers are incorporated throughout the book। पूरी बुक में एलिमेंट जो है बार की रिसर्च का वो नहीं इंक्लूड किया, ऐसा भी नहीं बताया। अदर बुक्स दैट आर अवेलेबल ऑन द सब्जेक्ट, बाकी बुक्स की तो बात ही नहीं की। इट कवर्स अ रेंज ऑफ फैक्टर्स, रेंज ऑफ फैक्टर्स की बात थी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जिसके कारण अफेक्ट हुआ, मतलब जिसके कारण जो है न्यूयॉर्क सिटी की स्काईलाइन बनी। सो डी इज माई आंसर। 48 क्वेश्चन सेज, हाउ डज शेस्टर रिस्पॉन्ड टू द इंफॉर्मेशन इन द बुक अबाउट टेनेंट्स। शेस्टर ने क्या रिस्पॉन्स किया अबाउट द टेनेंट्स। टेनेंट्स होते हैं एक पूरा जैसे फ्लैट है, उसको ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया है, उन ब्लॉक्स को रूम्स की तरह यूज किया जाता है। इस पैराग्राफ में हेयर इज द वर्ड टेनेंट, सो वी कैन स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हेयर। चैप्टर 3 फोकसेस ऑन लैंड यूज। कहते हैं चैप्टर 3 में लैंड यूज की बात की है बिफोर सिविल वॉर, सिविल वॉर से पहले। बोथ चैप्टर्स आर इंफॉर्मेटिव, बहुत दोनों ही चैप्टर कहते हैं काफ़ी नॉलेज वाले हैं, एंड वेल रिसर्च्ड, उसके बारे में स्टडी बड़ी हुई है, and set the stage for the economic analysis that comes later in the book। and ready करते हैं रीडर्स को इकोनॉमिक एनालिसिस के बारे में जो बाद में बात होगी बुक पे। I would have liked the bar to expand upon his claim that existing tenants prevented skyscrapers in certain neighborhood। कहते मैं चाहती थी कि जो बार है जिसने किताब लिखी है वो ज़्यादा एक्सपांड करे, ठीक है, किसके बारे में, उसका ये दावा कि जो एग्जिस्टिंग जो है ना पहले ही टेनेंट्स, वो जो है रोक रहे हैं ग्रोथ किसकी, टॉल बिल्डिंग्स की, इन सर्टेन नेबरहुड्स, कई कई जगहों पे, बिकॉज लाइकली नो स्काई स्क्रैपर डेवलपर
वॉज इंटरेस्टेड इन परफॉर्मिंग द नेसेसरी स्लम क्लियरेंस। एंड क्योंकि कोई भी जो टॉल बिल्डिंग्स बनाने वाला है वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं था कि स्लम क्लियरेंस जो है वो करे। ऑप्शंस आर, शी डिस्क्राइब्स द रीजन फॉर बार्स इंटरेस्ट, उसने डिस्क्राइब तो किया नहीं। शी इंडिकेट्स अ पोटेंशियल प्रॉब्लम विद बार्स एनालिसिस, सो दिस इज द आंसर, क्योंकि उसने कहा है कि आई वुड हैव लाइक्ड बार्स टू एक्सप्लेन, चाहती थी कि बार और एक्सप्लेन करे कि कैसे टेनेंट्स की वजह से टॉल बिल्डिंग्स की ग्रोथ रुक रही है। सो शी इंडिकेट्स अ पोटेंशियल प्रॉब्लम इन बार एनालिसिस, सो बी इज द आंसर। शी कंपेयर, सो कंपेयर नहीं किया, ठीक है। शी प्रोवाइड्स डिटेल अबाउट द सोर्सेज, सोर्सेज की बात नहीं की, भी कहाँ से लिया उसने रिसर्च। सो बी इज द ओनली आंसर विच इज लेफ्ट। Also, do not forget to subscribe my YouTube channel, The IELTS Insider. So, in 29 question, what is said? What does Chester say about chapter 6 in book? So, chapter 6 देखते हैं. So, here it's written chapter 6. Chapter 6 then presents data on building height throughout the 20th century. So, पूरी जो 20वीं सदी है उसमें दौरान जो टॉल बिल्डिंग्स है उसकी हाइट के बारे में बताया गया है, वो डाटा है उसके चैप्टर 6 में। एंड यूजेस रिग्रेशन एनालिसिस टू प्रिडिक्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, डिटेल में कहते हैं एनालाइज किया है कि क्यों एनालाइज किया है, ताकि बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन को प्रिडिक्ट कर सके वो। वाइल लेस टेक्निकल थोड़ा कम है देन द रिसर्च पेपर के मुकाबले में टेक्निकली वो कम बता रहा है। ऑन विच द चैप्टर इज बेस्ड, जिसके बारे में वो सारा चैप्टर है। इट इज़ प्रोबेबली मोर टेक्निकल देन वुड बी प्रेफर्ड बाय जनरल ऑडियंस, कहते वो ज़्यादा टेक्निकल है अगर हम एक आम ऑडियंस जो है उसकी नज़र से देखें। सो चैप्टर 6 में क्या बताया, ऑप्शंस देखते हैं। इट कंटेन्स कॉन्फ्लिक्टिंग डाटा की नहीं बात की उसने कि अलग अलग कंट्रोवर्शियल डाटा है, ऐसा कुछ नहीं कहा। इट फोकसेस टू मच ऑन पॉसिबल ट्रेंड क्या चल रहा है इसके बारे में बात नहीं है। इट इज़ टू स्पेशलाइज फॉर मोस्ट रीडर्स, सो मोस्ट रीडर्स आगे जनरल ऑडियंस, ठीक है, आम जनता। सो इसने कहा कि इट इज़ प्रोबेबली मोर टेक्निकल, सो यहाँ पे इट इज़ टू स्पेशलाइज्ड, सो एक आम जनता के लिए ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड था। सी इज़ द आंसर ऑफ 29। 30, what does Chester suggest, क्या उसने एडवाइस दी है अबाउट चैप्टर्स फोकसिंग ऑन 1920s बिल्डिंग बूम। बिल्डिंग बूम का मतलब है कि बहुत सारी बिल्डिंग्स बन गई, इमारतें बन गई। सो 1920s में जो बिल्डिंग बूम हुआ उसके बारे में सजेशन क्या दिया है चेस्टर ने। चैप्टर 8 and 9 फोकस ऑन द बर्थ ऑफ मिड टाउन एंड बिल्डिंग बूम ऑफ 1920s। सो मेरे कीवर्ड्स यहाँ मिल गए। चैप्टर 8 कंटेन्स लेंथी डिस्कशन ऑफ अर्बन इकोनॉमिक थ्योरी। 8 चैप्टर में कहते हैं डिटेल में बताया है, अर्बन मतलब शहर की आर्थिक थ्योरी के बारे में। दैट मे सर्व एज अ डिस्ट्रैक्शन, हो सकता है वो चीज़ क्या करे, लोगों को बोर करे, डिस्ट्रैक्ट करे, बेसिकली बोर करे टू रीडर्स प्राइमरीली इंटरेस्टेड इन न्यूयॉर्क, जो सिर्फ न्यूयॉर्क में इंटरेस्टेड हैं। सो इससे आंसर देखते हैं। ए, द इंफॉर्मेशन शुड हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड डिफरेंटली, अलग तरीके से इंफॉर्मेशन बतानी है, ये नहीं उसने बताया। देखते हैं। हाउ एवर दे वुड बी वेल सूटेड फॉर अंडर ग्रेजुएट्स लर्निंग अबाउट द इकोनॉमिक सोसाइटी। सो जो स्टूडेंट है ना इकोनॉमिक्स के, उनके लिए कहते हैं ये हो सकता है कि अच्छी हो चैप्टर 8 and 9, बट आम जनता के लिए नहीं। सो बी ऑप्शन, मोर फैक्ट्स आर नीडेड, ज़्यादा और फैक्ट चाहिए थे, ये नहीं बताया। द एक्सप्लेनेशन दैट इज़ गिवन फॉर द बिल्डिंग बूम इज़ अनलाइकली, ऐसा नहीं हो सकता कि जो उसने बताई है वो अनलाइकली थे। सम पार्ट्स विल हैव लिमिटेड अपील, लिमिटेड अपील को क्या कहा है यहाँ पे, डिस्ट्रैक्शन टू सर्टेन पीपल, पीपल कौन है, वो रीडर्स हैं। सो बी इज़ द आंसर, क्योंकि इसने कहा है कि 8th 9th चैप्टर में ना डिटेल थ्योरी बताई है अर्बन इकोनॉमिक, ठीक है, थ्योरी, बट ये कहते हैं कि काफ़ी लोगों को बोर कर देंगे, डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। एंड ऐसे जो चैप्टर है वो ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट होगा जो स्टूडेंट होंगे इकोनॉमिक्स के। सो डी इज़ द आंसर। व्हाट इम्प्रेसेस चेस्टर
द मोस्ट, सबसे ज़्यादा जो है शेस्टर को किस चीज़ ने इम्प्रेस किया अबाउट चैप्टर ऑन लैंड वैल्यूज़। सो लैंड की कीमत के बारे में जो चैप्टर है उसमें शेस्टर किससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई। इन फाइनल चैप्टर बार डिस्कसेस अनदर ऑफ हिज एम्पिरिकल पेपर्स दैट एस्टिमेट्स मैनहट्टन्स लैंड वैल्यूज़। सो लैंड वैल्यूज़ मेरा कीवर्ड्स आ गया। इन्होंने बताया कि फाइनल चैप्टर में ना बार ने डिस्कस किया डिटेल्ड डाटा था उसके पास अबाउट मैनहट्टन्स की लैंड की जो है कीमत के बारे में इन मिड 19th सेंचुरी टू द प्रेजेंट डे। सो तब से लेके आज तक द डाटा वर्क दैट वेंट इनटू दीज एस्टिमेशन इज पर्टिकुलरली इम्प्रेसिव। देखो इम्प्रेसिव वर्ड मेरा आ गया यहाँ। सो कहते कि जो डाटा वर्क इसके पीछे है ना, सारा एस्टिमेशन के पीछे है, वो कहता बड़ा ही इम्प्रेसिव है। सो ए द ब्रॉड टाइम पीरियड दैट इज कवर्ड भी उतनी 19th सेंचुरी से लेके प्रेजेंट टाइम इससे वो इम्प्रेस हुई नहीं। द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट बार आस्क नहीं। द नेचर ऑफ रिसर्च इनटू द टॉपिक। सो इम्प्रेस वर्ड जिस लाइन में है उसी में सब्जेक्ट होगा। देखो द डाटा वर्क, जो भी उसने स्टडी रिसर्च सारी की है, दैट वेंट इनटू दिस एस्टिमेशन। सो इस जो उसने ऐसे अनुमान लगाए उसके पीछे जो भी स्टडी, जो भी रिसर्च, जो भी डाटा वर्क है, वो कहते हैं इम्प्रेसिव है। ठीक है, उसने ये नहीं बताया भी इतना सारा टाइम लिया, वो चीज़ इम्प्रेसिव है। सो नेचर ऑफ रिसर्च इनटू द टॉपिक, सी इज द आंसर। 32 to 35 questions and yes, no, not given. Description in the first chapter is my keyword of how New York probably looked. So न्यू यॉर्क की अपीयरेंस की बात में है, कैसे फर्स्ट चैप्टर में बताया है कि न्यूयॉर्क जो है हो सकता है ऐसा दिखता हो फ्रॉम द एयर इन द अर्ली 1600 लैक्स इन इंटरेस्ट। उसमें कहते कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लैक्स इंटरेस्ट। सो आंसर ढूंढने के लिए मेरे कीवर्ड्स हो जाएंगे फर्स्ट चैप्टर, न्यूयॉर्क लुक्ड 1600। सो हेयर इट्स रिटन बार बिगिन चैप्टर 1। सो चैप्टर 1 मुझे मिल गया, फर्स्ट चैप्टर। टेकिंग द रीडर ऑन अ हेलीकॉप्टर टाइम मशीन राइड। कहते हैं हेलीकॉप्टर टाइम मशीन राइड में लेके चला गया सारे रीडर्स को फर्स्ट चैप्टर में। गिविंग अ फैसिनेटिंग अकाउंट। सो कहते बड़ा ही अट्रैक्टिव चीज़ उसने अकाउंट बताया किसके बारे में, ऑफ हाउ द न्यूयॉर्क लैंडस्केप in 1609 might have looked from the sky. So from the sky, from the air. ठीक है, मिल गया। So न्यूयॉर्क लैंडस्केप यहाँ पे लिखा है न्यूयॉर्क, have looked, probably looked, might को लिख दिया probably, looked को looked ही लिख दिया। 1609 यहाँ पे लिखा है अर्ली 16s, so ये भी मिल गया। यहाँ पे लिखा है लैक्स इंटरेस्ट, ठीक है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट यहाँ पे क्या लिखा है कि फैसिनेटिंग अकाउंट। सो ये गलत इन्फॉर्मेशन है कि लैक नहीं था इंटरेस्ट उसमें, बल्कि वो अट्रैक्टिव था। सो आंसर आएगा हमारा नो। सो देखो फॉल्स ट्रू फॉल्स नहीं करना, ध्यान से ऊपर उन्होंने लिखा है येस नो नॉट गिवन, तो हम नो ही लिखेंगे यहाँ पे, अदरवाइज आंसर जो है गलत हो सकता है। एंड काफ़ी बार बच्चों का यही प्रॉब्लम आ जाती है एग्ज़ाम के दौरान। 33rd चैप्टर्स 2 and 3। सो चैप्टर 2-3 मेरा कीवर्ड है एक, तो इससे इजीली लोकेशन मिल जाएगी। प्रिपेयर द रीडर वेल फॉर मटीरियल येट टू कम। सो कहते हैं चैप्टर 2 और 3 रीडर्स को अच्छे से प्रिपेयर कर देते हैं उस मटेरियल के बारे में जो अभी आना है, येट टू कम, जो कि अभी आना है, मतलब आगे होगा किताब में। सो हेयर इट्स रिटर्न चैप्टर 2 and 3। सो ये मेरे वर्ड्स मिल गए, तो मैंने यहाँ पे टिक कर दिया। जो जो मिल जाएंगी मुझे वर्ड्स पैसेज में से वो मैं टिक कर दूंगी, सो दैट आई विल बी सेटिस्फाइड कि हाँ चलो वो वर्ड्स मिल गए। तो मेरा ध्यान जो है पूरे सेंटेंस की वजह से उस वर्ड पे होगा जो मुझे नहीं मिलेगा। ठीक है, चैप्टर 2-3 मिल गया, यहाँ पे लिखा है चैप्टर 2-3। आगे लिखा है टेक द रीडर अप टू द सिविल वॉर। सिविल वॉर में लेके जाता है विद चैप्टर 2 फोकसिंग ऑन अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द लैंड। चैप्टर 2 में पहले जो डेवलपमेंट हुआ लैंड की, धरती की, और क्या जो है ग्रिड सिस्टम क्या लागू हुआ
1811 में उसके बारे में बताया है। चैप्टर 3 फोकसिंग ऑन लैंड यूज़, कैसे लैंड को इस्तेमाल हुआ सिविल वॉर के पहले, बिफोर द सिविल वॉर। बोथ चैप्टर्स आर इंफॉर्मेटिव, कहते दोनों ही चैप्टर इंफॉर्मेटिव है, एंड वेल रिसर्च, उसके बारे में स्टडी अच्छे से हुई है, एंड सेट द स्टेज, कहते तैयार कर देते हैं फॉर द इकोनॉमिक एनालिसिस, तो इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए तैयार कर देते हैं, दैट कम्स लेटर इन द बुक, जो किताब में बाद में आएगा। सो चैप्टर 2, 3 प्रिपेयर, सो प्रिपेयर के लिए उन्होंने क्या वर्ड यूज़ किया, सेट द स्टेज। द रीडर, क्योंकि ऑब्वियसली किताब रीड कर रहे हैं तो रीडर ही करेगा ना, रीडर को ही तैयार करेंगे। सो प्रिपेयर द रीडर वेल फॉर मटीरियल, सो मटीरियल क्या है यहाँ पे, इकोनॉमिक एनालिसिस, इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए तैयार करते हैं। येट टू कम, जो कम्स लेटर इन द बुक, सो ये भी मुझे मिल गया, सारे वर्ड्स मेरे पैसेज में हैं। सो द आंसर इज विदाउट एनी डाउट यस। क्वेश्चन 34, द बिगेस्ट प्रॉब्लम, से सबसे बड़ी समस्या फॉर मैनी 19th सेंचुरी न्यूयॉर्क इमिग्रेंट, 19th सेंचुरी में जो न्यूयॉर्क इमिग्रेंट है, इमिग्रेंट मतलब जो दूसरी कंट्रीज में से आए हैं, उनके जो नेबरहुड है वॉज अ लैक ऑफ अमेनिटीज़। सो उनके जो नेबरहुड में क्या थी प्रॉब्लम सबसे बड़ी, किनके, न्यूयॉर्क इमिग्रेंट के 19th सेंचुरी में, कि अमेनिटीज़ होता है फैसिलिटीज़, की फैसिलिटीज़ की कमी थी। सो यहाँ पे देखते हैं चैप्टर 4 फोकसेस ऑन इमिग्रेशन, सो इमिग्रेशन आ गया तो मेरा कीवर्ड यहाँ पे मिल गया, एंड द लोकेशन ऑफ नेबरहुड, सो नेबरहुड वर्ड भी आ गया, एंड इमिग्रेशन इमिग्रेंट सेम चीज़ है, चलो मतलब अंडरस्टैंडेबल है, न्यूयॉर्क इमिग्रेंट, सो ये भी मिल गया, एंड द लोकेशन ऑफ नेबरहुड एंड एलिमेंट्स in the late 19th century. So Barr identifies 4 primary immigrant enclaves and analyzes their location in terms of the amenities available in the area. बार ने कहते पहले तो ढूंढा खास जो हैं इमिग्रेंट एनक्लेव्स, एनक्लेव्स क्या होता है, वो एरिया जहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, उनके जो रिलीजन है, कल्चर कस्टम्स है, डिफरेंट है फ्रॉम अदर सराउंडिंग्स, और उनको एनालाइज किया उनकी लोकेशन को, और एनालाइज किया उस लोकेशन में कि क्या क्या फैसिलिटीज़ जो हैं अवेलेबल है उस एरिया में। सो देखो प्रॉब्लम ऑफ फॉर मैनी 19th सेंचुरी इमिग्रेंट्स तो मिल गया, नेबरहुड भी मिल गया, बट लैक अम्यूनिटीज़ की बात नहीं, अम्यूनिटीज़ तो है बट कमियों की बात नहीं की, या कमी फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, इससे ऐसे भी नहीं कहा, लैक ऑफ फैसिलिटीज़ की बात नहीं है। सो इसके बारे में लिखा ही नहीं गया, सो आंसर विल बी नॉट गिवन। उन्होंने सिर्फ ये बताया है कि जो बार है उसको आइडेंटिफाई किया उसने और एनालाइज किया, ठीक है, भी कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, दैट्स इट। सो आंसर विल बी नॉट गिवन, क्योंकि इसके बारे में तो बात ही नहीं कि फैसिलिटीज़ नहीं थी उनके पास या थी ऐसा कुछ। 35 क्वेश्चन सेज इन द 19th सेंचुरी New York's immigrant neighborhood tended to concentrate around the harbor. हर्बर होता है बंदरगाह, बंदरगाह मीन्स जहाँ पे शिप्स जो हैं वो खड़ती हैं समुद्र के किनारे काफ़ी सारी, तो उसको हर्बर बोलते हैं, हर्बर एरिया बोलते हैं। सो 19th सेंचुरी की बात है तो यही आएगा, ठीक है, कीवर्ड मेरा 19th सेंचुरी मिल गया। न्यूयॉर्क की बात है तो न्यूयॉर्क भी मिल गया। इमिग्रेंट्स की बात है, यहाँ पे इमिग्रेशन की ही बात चल रही है। उनके नेबरहुड्स की बात है तो यहाँ पे नेबरहुड्स ऑलरेडी लिखा गया है। टेंडेड टू कंसंट्रेट अराउंड द हार्बर, कहते ज़्यादातर वो हार्बर एरिया के साथ थे, बट यहाँ पे लिखा है मोस्ट ऑफ द एनक्लेव्स, एनक्लेव्स क्या है, जहाँ पे इमिग्रेंट्स रहते थे, वर लोकेटेड ऑन लीस्ट वैल्यूएबल लैंड, जो सस्ता लैंड था ना कहते वहाँ पे थे, वो कहाँ पे था, बिटवीन द इंडस्ट्रियल्स लोकेटेड ऑन द वाटर फ्रंट, इंडस्ट्रीज के बीच, एंड वेल्थी नेबरहुड बॉर्डरिंग सेंट्रल पार्क। सो जहाँ पे अमीर लोग रहते हैं उनके सेंट्रल जो पार्क है उन एरिया से और इंडस्ट्रीज़ का जो एरिया उसके बीच में रहते थे, बट यहाँ पे लिखा है कि हार्बर एरिया के अराउंड है। सो आंसर ये क्या इन्फॉर्मेशन है, ये गलत है कि हार्बर के
साथ नहीं रहते थे, वो तो इंडस्ट्रीज एंड सेंट्रल पार्क के सेंटर में रहते थे. सो आंसर विल बी नो. Last 36 to 40 questions are filling the blanks. Read the summary using the list of phrases A to J. So A से लेके J तक हमें phrases दिए गए हैं, इनका इस्तेमाल करके हमने इस समरी को कंप्लीट करना है. बेडरॉक मिथ. इन चैप्टर 7 bar indicates how the lack of bedrock close to the surface does not explain why skyscrapers are absent from dash. कहते चैप्टर 7 में ना बार ने बताया है कमी बेडरॉक की. बेडरॉक क्या है? रॉक एरिया जो मिट्टी के नीचे होता है. कहते क्लोज टू द सरफेस ये नहीं बताता क्यों जो स्काई स्क्रैपर्स है वो नहीं है फ्रॉम डैश. सो इसकी लोकेशन देखते हैं. ठीक है, एब्सेंस स्काई स्क्रैपर्स, लैक ऑफ बेडरॉक, दीज आर माई कीवर्ड्स. एंड सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर 7. ये फिलिंग द ब्लैंक्स की तरह ही होते हैं, बट बेसिकली इनमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छे से ये क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, पहले इसको पढ़ लो, समझ के करोगे, रीड करके समझ के करोगे तो आपको एटलीस्ट पता होगा कि मैंने ढूंढना क्या है. अदरवाइज पैसेज में स्कैन करते रीड करते ही बच्चे क्या है खो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. चैप्टर 7 टैकल्स द बेडरॉक मिथ. रहस्य, बेडरॉक का रहस्य जो है चैप्टर 7 वो बताता है, टैकल करता है. द अजम्पशन दैट द एब्सेंस ऑफ बेडरॉक, यहाँ पे लिखा है लैक ऑफ बेडरॉक. कीवर्ड्स मुझे मिल रहे हैं. क्लोज टू द सरफेस बिटवीन डाउनटाउन एंड मिड टाउन न्यूयॉर्क. देखो इतनी डिटेल तो ऑब्वियसली इसमें नहीं बताई होगी क्योंकि ये समरी है, मतलब ये निचोड़ है इस पैराग्राफ का. इज द रीजन फॉर स्काई स्क्रैपर्स नॉट बींग बिल्ट. सो रीजन है, यहाँ पे लिख दिया है इन्होंने क्लोज टू द सरफेस. ठीक है, सरफेस भी मिल गया मुझे. डज नॉट एक्सप्लेन वाई. ठीक है, स्काई स्क्रैपर्स यहाँ पे भी लिखा है स्काई स्क्रैपर्स आर एब्सेंट फ्रॉम नॉट बीइंग बिल्ट, मतलब एब्सेंट फ्रॉम. ठीक है, नॉट बीइंग बिल्ट बिटवीन टू अर्बन सेंटर्स. सो टू अर्बन सेंटर्स के बीच में क्यों नहीं है स्काई स्क्रैपर्स, ये चीज़ बताता है एब्सेंस ऑफ बेडरॉक. सो आंसर विल बी नॉट एक्सप्लेन वाई स्काई स्क्रैपर्स आर एब्सेंट फ्रॉम स्पेसिफिक एरियाज. ठीक है, वहाँ पे उन्होंने लिख दिया है टू अर्बन सेंटर्स, यहाँ पे लिख दिया उन्होंने स्पेसिफिक एरियाज. सो एच इज द आंसर. नेक्स्ट ही पॉइंट्स आउट दैट ऑल्दो द कॉस्ट ऑफ फाउंडेशन इंक्रीजेज. उसने ये चीज़ भी आइडेंटिफाई की कि हालांकि पूरी जो फाउंडेशन है उसकी कॉस्ट जो है बढ़ गई है व्हेन बेडरॉक इज डीप. जब बेडरॉक पत्थर जो है काफ़ी डूंघाई में होते हैं तो कहते हैं उसकी पूरी कॉम्प्लेक्स की टोल बिल्डिंग की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है. तो द सरफेस दिस कैन नॉट रिगार्डेड एज, इस चीज ऐसे नहीं समझना चाहिए एज अ डैश. सो रैदर बार आर्ग्यूज दैट वाइल डीपर बेडरॉक डज इंक्रीज फाउंडेशन कॉस्ट. सो आ गया हमारा कि कॉस्ट जो है फाउंडेशन की बढ़ जाती है जब बेडरॉक डीप हो. आइदर प्रोहिबिटिवली हाई, कहते जब डीप होते हैं ना पत्थर तो फाउंडेशन की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज कर जाती है. दीज कॉस्ट वर नाइदर प्रोहिबिटिवली हाई, ये जो कॉस्ट है ना कि वो रिस्ट्रिक्टिवली हाई है, नोर वर दे लार्ज कंपेयर टू द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द स्काई स्क्रैपर. ना कि वो ज़्यादा है, लार्ज है, अगर उसको कंपेयर करें पूरी जो टॉल बिल्डिंग है जिसमें जितने पैसों में बनी है अगर उससे कंपेयर करें तब भी वो क्या है, ज़्यादा नहीं है. नोर वर दे हायर लार्ज. सो आएगा दिस कैन नॉट बी रिगार्डेड एज डी एक्सेसिव एक्सपेंस, क्योंकि यहाँ पे लिखा है प्रोहिबिटिव हाई. सो डी इज द आंसर. एंड कंपेयर किसके साथ करना है, स्पेशली व्हेन compared to overall cost of
स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग, ओवरऑल टॉल बिल्डिंग की कीमत के साथ अगर हम कंपेयर करें, सो आंसर विल बी टोटल एक्सपेंडिचर आई. Particular enjoyable part of the chapter was Barr's account on how foundation are built. कहते एक सबसे मज़ेदार जो था ना हिस्सा चैप्टर में, वो था कि बार ने बताया कि कैसे जो टॉल बिल्डिंग्स है वो बनी है. ही डिस्क्राइब्स नॉट ओनली हाउ डैश, ने कहते बताया है ना कि सिर्फ कैसे डैश जो है मेड पॉसिबल बाय द यूज़ ऑफ कैशन. सो कैशन की बदौलत क्या जो है पॉसिबल हुआ, देखते हैं. कैशन वर्ड इज माई कीवर्ड. Here it's written, what I enjoyed the most about the chapter was Barr's discussion of how foundation are actually built. ये मेरा ऑलरेडी यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा हुआ है, so मतलब आगे होगा मेरा आंसर. He described the use of cautions, so cautions भी मिल गया मुझे, which enable workers to dig down for considerable distance, often below the water tables until they reach bedrock. कहते कि कैसे कैशन की मदद से जो कर्मचारी है, काम करने वाले लोग हैं, वो खड्डा खोद लेते थे बहुत ही डूंगाई तक, इवन वाटर टेबल के नीचे तक, बेडरॉक को, पत्थरों को ढूंढने के लिए. तो ही डिस्क्राइब्स नॉट ओनली हाउ डैश आर मेड पॉसिबल बाय कैशंस. कैशंस की बदौलत क्या पॉसिबल हुआ, डीप एक्सकावेशंस. एक्सकावेशंस का क्या मतलब है, तो है डिग डाउन. ठीक है, सो बी इज द आंसर. हाउ डीप एक्सकावेशंस आर मेड पॉसिबल. बट ही ऑल्सो डिस्कसेस देयर डैश. उसने किसके बारे में भी डिस्कस किया है, उसके डैश के बारे में. बार थोरो टेक्नोलॉजिकल हिस्ट्री डिस्कसेस नॉट ओनली हाउ कैशंस वर्क, भी कैसे वो काम करता है. ठीक है, सो ये आ गया कि कैशन जो है ये काम करता है, वी डीप डिग करता है, मतलब डीप एक्सकवेशन करता है. बट ऑल्सो डेंजर्स इन्वॉल्व्ड. सो और क्या चीज़ बताता है, डेंजर्स इन्वॉल्व. डेंजर्स इन्वॉल्व मतलब associated risk. So F is the answer. But he also discusses their associated risks. So कभी भी आप आंसर ढूंढो तो उस लाइन को पूरा पढ़ के देखो भी सेंस बनती है कि नहीं. So this was the reading explanation of IELTS book 17. So if you like my video, please share and subscribe my YouTube channel. Take care and bye bye.